स्टार्टिंग होती है साल 1897 से एंड ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर इंडिया के अंदर प्लेग पैंडेमिक फैला होता है और उसी पैंडेमिक के चलते इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इसी टाइम पर हम वीर सावरकर को देखते हैं और यहीं पर ही हमें उनकी फैमिली के बारे में पता लगता है। हम ये जानते हैं कि वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक सावरकर है एंड उनके दो भाई होते हैं। एक भाई उनसे बड़ा होता है और एक भाई उनसे छोटा होता है और बड़े भाई का नाम होता है गणेश सावरकर और छोटे भाई का नाम होता है नारायण सावरकर और जो इन तीनों के पिता होते हैं उनका नाम होता है दामोदर सावरकर। और अगर बात करें विनायक सावरकर की तो अब क्योंकि इनका नाम मूवी में बहुत जगह आने वाला है इसीलिए हम उन्हें उसी नाम से बुलाएंगे जिस नाम से ज्यादातर लोग इन्हें जानते हैं, यानी कि वीर सावरकर नाम से। यहाँ पर हमें देखते हैं कि वीर सावरकर के फादर को भी प्लेग हो जाता है एंड इसीलिए जिसे जैसे भी प्लेग हुआ होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सोल्जर्स उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर निकालती है और उन सभी को जला देती है। और ये बेसिकली इंडियंस के ऊपर ब्रिटिश का बहुत बड़ा अत्याचार होता है, लेकिन कोई भी इस अत्याचार को रोक नहीं पाता। इसके साथ ही हमें देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सोल्जर्स इंडियंस के साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। वो इंडियंस को मारते हैं, अब्यूज करते हैं और यहाँ तक कि वुमेन्स को तो फिजिकली अब्यूज भी करते हैं। एंड वीर सावरकर ये सारी चीजें देखते हैं और इसीलिए अपने टीनेज के टाइम पर ही वो एक कसम खाते हैं और खुद से वादा लेते हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाकर रहेंगे और अपने देश के अंदर स्वराज स्थापित करेंगे, यानी कि हमारा देश हमारी सरकार। और इस तरह से वो पूरे भारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी दिलाएंगे और अखंड भारत की स्थापना करेंगे। हम ये देखते हैं कि अपने इस एम को पूरा करने के लिए वीर सावरकर बचपन से अपने ग्रुप बनाने लगते हैं और अपने जैसे कई सारे लड़कों को ग्रुप का मेंबर बना देते हैं। इसके साथ ही वीर सावरकर अपने सारे साथियों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उन्हें हथियारों के बारे में भी बताते हैं। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं एंड फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब वीर सावरकर जवान हो चुके हैं एंड इसीलिए वीर सावरकर की शादी हो जाती है। बट यहाँ हम ये देखते हैं कि वीर सावरकर की जिससे शादी होती है वो असल में अंकिता लोखंडे होती है, यानी कि अंकिता लोखंडे को इस मूवी के अंदर वीर सावरकर की वाइफ के तौर पर दिखाया गया है। इसके कुछ टाइम बाद हमें देखते हैं कि वीर सावरकर की इंडिया में पढ़ाई पूरी हो जाती है एंड इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लॉ की पढ़ाई करेंगे और इसके लिए वो लंदन जाएंगे ताकि वो लंदन से लॉ की पढ़ाई करके ब्रिटेन के लोगों का सारा लॉ जान सके एंड फिर पढ़े लिखे होने के बाद वो इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन लंदन जाने से पहले वीर सावरकर और उनके बड़े भाई लोकमान्य तिलक से मिलते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकमान्य तिलक भी भारत के एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं एंड वो भी वीर सावरकर के टाइम पर ही देश को आजाद कराने के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं। यहाँ लोकमान्य तिलक से मिलने के बाद वीर सावरकर और उनके बड़े भाई दोनों उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और वो दोनों भी उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं एंड वो अपने ग्रुप का नाम देते हैं अभिनव भारत। यहीं पर ही लोकमान्य तिलक वीर सावरकर से कहते हैं कि अगर वो लंदन जा रहे हैं तो लंदन में उनके एक दोस्त रहते हैं और उनके दोस्त के साथ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहते हैं और वो सारे भी जवान ऐसे लोग हैं जो कि वैसे तो लंदन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो सभी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, ठीक बिल्कुल वीर सावरकर की तरह। एंड इसीलिए लोकमान्य तिलक वीर सावरकर से कहते हैं कि लंदन जाकर वो भी उनके दोस्त से मिले। इसके बाद वीर सावरकर लंदन आ जाते हैं एंड लंदन में आकर वो लोकमान्य तिलक के दोस्त से मिलते हैं और वहीं पर रहने वाले अपने सारे साथियों से भी मिलते हैं, यानी कि वो साथी जो कि उन्हीं की तरह फ्रीडम फाइटर्स होते हैं। और इसके साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं। लंदन में वीर सावरकर लॉ की पढ़ाई करते हैं बट उसके साथ ही वो अपने हॉस्टल के अंदर जितने भी इंडियन लड़के होते हैं उन सभी को स्वराज का मतलब सिखाते हैं एंड उन सभी को एनकरेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग भी इंडिया को आजाद कराने में साथ दें। लेकिन इस बारे में उनके कॉलेज की अथॉरिटीज को पता लग जाता है एंड इसीलिए वो वीर सावरकर को ऐसा करने से रोकते हैं और उन्हें हॉस्टल से बाहर निकालकर उनके ऊपर 10 रुपए का फाइन लगा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर 10 रुपए बहुत ही बड़ा अमाउंट होता था। मान लीजिए आज के समय के 5,000 या 6,000 रुपए या शायद उससे भी ज्यादा। हालांकि हॉस्टल से निकाले जाने के बाद भी वो अपने कॉलेज की पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने लंदन के साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई सारी योजनाएं बनाते हैं। इसी टाइम पर वीर सावरकर की विचारधारा काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और क्योंकि वो इंडिया के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ काफी स्ट्रिक्टली खड़े होते हैं इसीलिए बहुत सारे इंडियंस और फ्रीडम फाइटर्स उन्हें जानने लगते हैं। इसी टाइम पर गांधी जी को भी वीर सावरकर के बारे में पता लगता है एंड इसीलिए वो भी लंदन में वीर सावरकर से मिलने आते हैं। बट यहाँ पर जब गांधी जी वीर सावरकर से मिलते हैं तो इन दोनों की बातों से हमें इन दोनों की आइडियोलॉजी पता लगती है, क्योंकि गांधी जी वीर सावरकर से बोलते हैं कि उनमें से किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए और अहिंसा को परम धर्म समझना चाहिए। इसके साथ ही गांधी जी वीर सावरकर से ये भी कहते हैं कि उन सभी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना है कि अगर वो सारे इंडियंस मिलकर ब्रिटिश का साथ देंगे तो उसके बाद आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बात जरूर सुनेगी और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देगी। लेकिन वीर सावरकर जो थे वो इसका बिल्कुल उल्टा सोचते थे और ऐसा इसीलिए क्योंकि वीर सावरकर गांधी जी से कहते हैं कि उनके हिसाब से अहिंसा से कुछ भी नहीं होने वाला और अगर उन सब ने अहिंसा अपनाई तो उससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। और वो इसीलिए क्योंकि अगर वो लोग अंग्रेजों को कुछ नहीं करेंगे और उनके खिलाफ सख्ती नहीं दिखाएंगे और सारे भारतीय एक साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो इससे अंग्रेजी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा और वो आगे भी सालों तक हम पर राज करते रहेंगे। एंड इसीलिए अहिंसा से ना तो हमें आजादी मिलेगी और ना ही अंग्रेजों से छुटकारा। इसके आगे वीर सावरकर गांधी जी से कहते हैं कि वो एक ऐसी सेना बना रहे हैं जिसमें वो सभी ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जो कि न सिर्फ अंग्रेजों से लड़ेंगे बल्कि उन्हें मारकर अपनी आजादी को छीनेंगे भी, क्योंकि आजादी उन सभी भारतीयों का अधिकार है। वीर सावरकर की इन बातों को सुनकर गांधी जी वहाँ से चले जाते हैं एंड जाने से पहले वो वीर सावरकर से कहते हैं कि वो इस बात को तो मानते हैं कि वीर सावरकर एक बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी हैं, लेकिन वो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। इन सब के आगे हम ये देखते हैं कि वीर सावरकर और उनके सारे साथी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और क्योंकि उन सभी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बड़ा झटका देना होता है इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर विलियम वाइली को मार देंगे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक काफी बड़े ओहदे पर होता है। यहीं पर ही वीर सावरकर का एक साथी होता है जिसका नाम होता है मदन लाल
ढिंगड़ा, और अगर आप सभी इनके बारे में गूगल सर्च करेंगे तो अभी भी आपको इनके बारे में सब पता लग जाएगा। वीर सावरकर के सारे साथियों में मदन लाल ढिंगड़ा ये डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही बंदूक लेकर जाएंगे और विलियम वाइली को जान से मार देंगे। एंड फिर इसके लिए वो ऐसा ही करते हैं और विलियम वाइली को गोलियां मारकर जान से मार देते हैं। लेकिन ऐसा करने के दौरान ही वो पकड़े जाते हैं, जिस वजह से उनका कोर्ट में ट्रायल होता है और ब्रिटेन की सरकार उन्हें फांसी दे देती है। सावरकर जी को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसे ही वो अपने साथी की फांसी की खबर से बहुत दुखी होते हैं, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि मदन लाल ढिंगड़ा उनके काफी करीबी दोस्त होते हैं। और वैसे मदन लाल जी की उम्र भी काफी कमी होती है एंड वो भी लंदन में वीर सावरकर की तरह ही पढ़ाई करने आए होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा होता है, इसीलिए वो बहुत ही कम उम्र के अंदर खुद को कुर्बान कर देते हैं। हालांकि ये सब देखकर ब्रिटेन की गवर्नमेंट रुकती नहीं है एंड इसीलिए वो इंक्वायरी बिठाती है, जिस इंक्वायरी में पता लगता है कि जिस व्यक्ति ने विलियम वाइली को मारा है यानी कि मदन लाल ढिंगड़ा ने, उनके काफी सारे और भी इंडियन साथी हैं एंड वो सारे साथी भी वैसे तो लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो एक साथ मिलकर अंग्रेजों को मारने की साजिश कर रहे हैं। एंड इसीलिए इस बात का पता लगता ही अंग्रेज वीर सावरकर को भी ढूंढने लगते हैं ताकि वो उन्हें भी पकड़कर जेल में डाल दें। ये देखकर वीर सावरकर के साथियों से कहते हैं कि उन्हें ब्रिटेन से निकल जाना चाहिए और बगल के देश फ्रांस में चले जाना चाहिए ताकि अंग्रेज उन्हें पकड़कर जेल में डाल सके और वो बाहर रहकर अपने क्रांतिकारी के काम को ऑपरेट कर सके। लेकिन वीर सावरकर ये डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से बचने के लिए उन्हें ब्रिटेन से बाहर जाना पड़ेगा, और अगर वो ब्रिटेन से बाहर चले जाते हैं तो ऐसे में उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जरूरी यही है कि वो ब्रिटेन में ही रहे। एंड इसके लिए वीर सावरकर ये डिसाइड करते हैं कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें ढूंढ रही है तो वो खुद ही जाकर सरेंडर कर देंगे, जिससे कि उन्हें सिर्फ 2-3 साल की सजा होगी और फिर उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे एंड देन फिर से अपने क्रांतिकारी के काम को पूरा करेंगे। ये सोचकर वीर सावरकर सरेंडर कर देते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें पकड़ती है तब उन्हें इस बारे में भी पता लग जाता है कि वीर सावरकर इंडिया के अंदर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काफी बार खड़े हो चुके हैं। एंड इसीलिए ब्रिटेन के अंदर जब वीर सावरकर के ऊपर ट्रायल चलाया जाता है तब कोर्ट में ये फैसला दिया जाता है कि वीर सावरकर काफी खतरनाक आदमी है एंड इसीलिए उन्हें ब्रिटेन में नहीं रखा जाएगा और इसके लिए उन्हें इंडिया में डिपोर्ट किया जा रहा है। इसके बाद वीर सावरकर को डिपोर्ट करके एक पानी के जहाज के जरिए इंडिया लाया जा रहा होता है। लेकिन वीर सावरकर इस बात से बहुत नाखुश होते हैं क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहने के लिए ब्रिटेन में ही रहे। एंड इसके लिए वो जिस जहाज से जा रहे होते हैं उस जहाज से कूदकर वो भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस जहाज के अंदर जो सिपाही होते हैं वो उन्हें पकड़कर वापस ले जाते हैं। इसके बाद वीर सावरकर को इंडिया लाया जाता है और इंडिया में लाकर उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है और उन्हें सीधा काले पानी की जेल में डाल दिया जाता है। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि काले पानी की जेल इंडिया के पोर्ट ब्लेयर में है और ये बेसिकली एक ऐसी जेल है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके साथ ही इस जेल के अंदर अंग्रेजी सरकार उन कैदियों को लाती थी जो कि काफी बड़े फ्रीडम फाइटर्स होते थे एंड इसीलिए उनसे डरकर अंग्रेजी सरकार उन्हें यहाँ पर कैद करती थी। वीर सावरकर को जब काले पानी की जेल में लाया जाता है तब यहाँ पर उनकी बहुत बुरी हालत की जाती है। उन्हें एक ऐसे सेल के अंदर कैद कर दिया जाता है जहाँ हवा तो बहुत दूर की बात है बल्कि वहाँ धूप तक नहीं आती है और हमेशा अंधेरा ही रहता है। इसके साथ ही ना तो उन्हें खाना दिया जाता है और ना ही पानी, और जब दिन में एक बार जब उन्हें खाने के लिए दिया भी जाता है तब उन्हें जानबूझकर कीड़े खाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद वीर सावरकर को काफी महीनों बाद इस सेल से निकाला जाता है और नॉर्मल कैदियों के साथ रखा जाता है। बट फिर इसी दौरान वो ये देखते हैं कि उनके बड़े भाई भी इसी जेल के अंदर है और फिर अपने बड़े भाई से मिलकर उन्हें पता लगता है कि जब वीर सावरकर लंदन पढ़ाई करने गए थे तब उसी दौरान उनके बड़े भाई इंडिया से अपने क्रांतिकारी के काम को ऑपरेट कर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी तरह से उन्हें पकड़ लिया और उन्हें भी यहाँ काले पानी की जेल में डाल दिया। इसके बाद हम ये देखते हैं वीर सावरकर को बहुत बारी उस काली जेल में डाला जाता है, यानी कि उसी सेल में जिस सेल में हवा या धूप तक नहीं आती। यहाँ पर वीर सावरकर 15 साल बिताते हैं। लेकिन इन 15 सालों की जेल काटने के दौरान वीर सावर अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करके अपने लिए कॉपी पेन मंगवा लेते हैं एंड इसीलिए वो जेल से ही कई सारी किताबें लिखते हैं जो किताबें इंडिया के यूथ के अंदर काफी पॉपुलर होती है। इसके साथ ही आम इंडियंस को वीर सावरकर की सिचुएशन पता लगती है और वो सभी ये जानते हैं कि इंडिया का एक ऐसा क्रांतिकारी है जो कि इंडिया को आजाद कराने के लिए काले पानी की सजा भुगत रहा है। और सिर्फ वीर सावरकर ही नहीं बल्कि उनके जैसे वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया की आजादी के लिए वहाँ काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। एंड इसीलिए इन सब चीजों की वजह से पूरे इंडिया के अंदर वीर सावरकर की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और जो जवान जवान लड़के होते हैं वो उनकी किताबों को पढ़ के बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और इसीलिए वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना देते हैं, जिस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को 15 साल होने के बाद वीर सावरकर और उनके बड़े भाई को रिहा करना पड़ता है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट वीर सावरकर को छोड़ते टाइम उन पे 2 शर्तें लगा देती है। पहली शर्त तो ये होती है कि वो अपने गाँव या शहर से बाहर नहीं जा सकते और दूसरी शर्त ये होती है कि वो अब ना ही कोई ग्रुप बना सकते हैं और ना ही किसी ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं, और अगर वो ऐसा कुछ भी करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि उन्हें भी ये पता होता है कि वीर सावरकर एक ऐसे इंसान है जो कि न सिर्फ बहुत ही इंटेलिजेंट है बल्कि इसके साथ ही वो बहुत ही महान लीडरशिप क्वालिटीज वाले इंसान भी है, और इसीलिए अगर उन्हें खुला छोड़ दिया गया तो वो बहुत ही कम टाइम के अंदर इंडियंस को अपने साथ कर लेंगे और सभी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कर देंगे। इन सारी शर्तों की वजह से वीर सावरकर ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाते लेकिन तब भी वो अपनी किताबों को पूरा करते हैं। इसके बाद एक दिन हम ये देखते हैं कि वीर सावरकर से मिलने के लिए एक इंसान आता है और वो और कोई नहीं बल्कि भगत सिंह होते हैं। भगत सिंह यहाँ पर आकर वीर सावरकर से कहते हैं कि वो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, उन्होंने उनकी सारी किताबें पढ़ी है और वो वीर सावरकर को बहुत मानते हैं। लेकिन वीर सावरकर भगत सिंह की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो भगत सिंह से कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है, अगर तुमने कुछ किया है तो वो बताओ। ये सुनते भगत सिंह उन्हें बताते हैं कि भगत सिंह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स को मारा है जो कि अंग्रेजी सरकार का एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर होता है। और इसके साथ ही भगत सिंह उनसे ये कहते हैं कि उन्होंने उस अंग्रेज को वैसे ही मारा
मारा है जैसा कि मदन लाल ढिंगड़ा जी ने मारा था। मदन लाल ढिंगड़ा की बात सुनते ही वीर सावरकर को रोना आ जाता है और इसीलिए वो भगत सिंह को गले लगाकर रोने लगते हैं और इसके साथ ही वो भगत सिंह की तारीफ भी करते हैं। साथ ही साथ वो भगत सिंह से ये भी कहते हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी सुनते आए हैं और इसीलिए वो ये कहना चाहेंगे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ये सभी लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उन सबको आगे भी इसी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहना होगा। बट इसके आगे के सीन में हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों से बगावत के दौरान ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इन जैसे दूसरे क्रांतिकारियों की जान चली जाती है और जैसे ही वीर सावरकर को एक खबर मिलती है वैसे ही वो बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं। अब इसके साथ ही बात करें दूसरी तरफ की तो इस टाइम पर पूरी दुनिया में काफी ज्यादा अशांति होती है। पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 को लड़ चुकी होती है और सभी को दूसरा वर्ल्ड वॉर होने की काफी ज्यादा उम्मीदें होती हैं। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और फिर इसीलिए वीर सावरकर के ऊपर से सारी शर्तें हटा ली जाती है, जिसका मतलब शर्तें हटने के बाद वीर सावरकर आम जिंदगी जी सकते थे, यानी कि अब वो कहीं भी आ जा सकते थे और अपने लिए ग्रुप भी बना सकते थे। और वीर सावरकर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो अपने कई सारे साथियों को एक साथ जोड़कर एक नई सेना बनाते हैं और फिर इसीलिए वीर सावरकर ऐसा ही करते हैं और वो हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदू महासभा उस टाइम की एक ऐसी पार्टी होती है जिस पार्टी के सारे मेंबर्स अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं एंड इसीलिए वीर सावरकर भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। इसके साथ साथ इंडिया में 2 और पार्टीज बन चुकी होती हैं, जिनमें से एक होती है कांग्रेस और दूसरी होती है मुस्लिम लीग। एंड यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग को मोहम्मद अली जिन्ना ऑपरेट करते हैं और कांग्रेस को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इस दौरान और कई साल बीत जाते हैं जिनमें और भी कई सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन फिर वो वक्त आ जाता है जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है एंड इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होता ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को ट्रेन करके उन्हें अपने लिए वॉर में यूज करती है। ये सब देखकर वीर सावरकर ये कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस को ट्रेनिंग देना चाहिए और जैसे इंडियंस को ट्रेनिंग मिले वैसे सभी इंडियंस को हमारा साथ देना चाहिए, जिसके बाद ट्रेंड सोल्जर्स के साथ और सारे वेपन्स के साथ हम अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं और उनसे अपनी आजादी ले सकते हैं। इसके साथ ही इसी टाइम पर वीर सावरकर को हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और क्योंकि उनका ये आइडिया बहुत ही अच्छा होता है इसीलिए पूरी हिंदू महासभा इस बात के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब ये बात दूसरे पार्टीज तक जाती है तब इसमें सभी पार्टियों का समर्थन नहीं होता। लेकिन इसी टाइम पर कहीं ना कहीं अंग्रेज ये समझ जाते हैं कि अगर उन्हें इंडियन सोल्जर्स चाहिए तो उन्हें इंडिया की इन तीनों पार्टीज का समर्थन चाहिए होगा एंड इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इन तीनों पार्टीज के लीडर्स को बुलाती है, जिसमें वीर सावरकर, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और नेहरू होते हैं। और अंग्रेज यहाँ पर ये प्रस्ताव रखते हैं कि अगर इंडिया के सोल्जर्स उनका साथ देंगे और उन्हें वॉर में जितवा देंगे तो वॉर जीतने के बाद ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। और इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उन तीनों पार्टीज से चाहती है कि वो तीनों ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना समर्थन दे, क्योंकि उनका समर्थन मतलब पूरे इंडिया का समर्थन। अंग्रेजों का प्रस्ताव सुनकर तीनों पार्टीज के लीडर आपस में मीटिंग करते हैं, लेकिन इस मीटिंग के अंदर वीर सावरकर ये कहते हैं कि अंग्रेज यहाँ भी हमें फंसाना चाहते हैं, असल में वो हमारे सैनिकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस वर्ल्ड वॉर 2 को जीतना चाहते हैं। और इसीलिए जैसे वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाएंगे वैसे उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग इंडिया को आजादी देंगे। और इसीलिए वीर सावरकर अभी भी ये कह रहे हैं कि इंडिया को उनका साथ नहीं देना चाहिए और केवल दिखावा करना चाहिए कि वो उनके साथ है, ताकि इंडिया के सोल्जर्स उनसे ट्रेनिंग ले, उनसे उनके हथियार हासिल करें और फिर ब्रिटिश के खिलाफ होकर वो इंडिया को आजादी दिला दें। कि यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू और गांधी उनके खिलाफ होते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना तो सिंपली ये कहते हैं कि उनकी डिमांड है कि एक मुस्लिम देश बनाया जाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान, और अगर ऐसा होता है तो वो सारे मुस्लिमों से ये कहेंगे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दें। इसके अलावा जो महात्मा गांधी होते हैं वो भी वीर सावरकर से ये कहते हैं कि अंग्रेजों की बात बिल्कुल सही है, सभी इंडियंस को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और इस मुश्किल घड़ी में उन्हें युद्ध में जिताना चाहिए, क्योंकि जब एक बार युद्ध खत्म हो जाएगा तो अंग्रेज भारतीयों की बात जरूर सुनेंगे और उनके देश को आजादी दे देंगे। लेकिन अगर बात करें वीर सावरकर की तो वो गांधी जी की इस बात से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। लेकिन अब क्योंकि गांधी जी की पॉपुलैरिटी इस टाइम पर इंडिया में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए उनके कहने पर इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए फाइट करते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेते हैं। बट इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अम्बेडकर और ऐसे कई सारे लोग गांधी जी के खिलाफ होते हैं और इस सभी में स्पेशली सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार पटेल जैसे कई लोगों का यही मानना होता है कि वीर सावरकर बिल्कुल सही है। इसी के लिए सुभाष चंद्र बोस वीर सावरकर से मीटिंग भी करते हैं एंड इसीलिए उस मीटिंग में वीर सावरकर उनसे ये कहते हैं कि वो जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी अपने लिए आर्मी बना रहे हैं जिसे उन्होंने नाम दिया आजाद हिंद फौज, एंड इसीलिए वो उनसे कहते हैं कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और ऐसा ही करें। और जब उनकी आजाद हिंद फौज तैयार हो जाए और हर एक भारतीय सोल्जर में जज्बा आ जाए कि उन्हें देश को आजाद कराना है, तब वो ब्रिटेन के खिलाफ होकर अपने देश को आजादी दिला पाएंगे। इसके आगे हम ये देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज तैयार हो जाती है और उसके अंदर लाखों इंडियंस जुड़ जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पर जब सुभाष चंद्र बोस जापान जा रहे होते हैं तब उनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस वजह से उनकी आजाद हिंद फौज के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश आ जाता है और आजाद हिंद फौज के साथ साथ जितने इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश के लिए लड़ रहे होते हैं वो सभी ब्रिटेन के खिलाफ हो जाते हैं और वो जगह जगह पर बगावत कर देते हैं, जिस वजह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट के लिए इंडियंस को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब क्योंकि इस टाइम के सारे इंडियंस ट्रेंड होते हैं और उनके पास वेपन्स भी होते हैं, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे लड़ भी नहीं पाती है। एंड इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि अब उन्हें इंडिया के ऊपर हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब इंडिया इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि अब इंडिया के बहुत सारे लोगों ने सोल्जर्स की ट्रेनिंग ले ली है एंड अब उनके पास हथियार भी है। इसीलिए अब उनसे लड़ना बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर वो उनसे लड़ते हैं तो उनके बहुत सारे लोग मर जाएंगे। एंड इसीलिए ब्रिटेन ये फैसला करता है कि अब वो इंडिया को आजादी दे देगा। लेकिन आजाद करने से पहले ब्रिटेन वाले फैसला करते हैं कि वो इंडिया को डिवाइड करके जाएंगे ताकि इंडिया आपस में लड़ता रहे। एंड इसके लिए वो मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड मान लेते हैं और एक मुस्लिम देश की रचना कर देते हैं जिसे नाम दिया जाता है पाकिस्तान। और फिर इसके बाद अंग्रेज भारत से चले जाते हैं।
पाकिस्तान बनने के बाद और अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत देश को कांग्रेस संभालती है। और क्योंकि महात्मा गांधी काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं, इसीलिए गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन मूवी के फाइनल सीन्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे देश का बंटवारा होता है, वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो जाती है और हर तरफ दंगे होने लगते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान ने वॉर को स्टार्ट किया होता है, इसीलिए इंडिया के लीडर्स ये फैसला करते हैं कि बंटवारा होने के बाद जो फंडिंग पाकिस्तान को मिलनी थी, उस फंडिंग के पैसे को रोक दिया जाए। और वो टोटल अमाउंट होता है 55 करोड़। अब वैसे 55 करोड़ उस टाइम पर बहुत बड़ी राशि थी, लेकिन जब इंडिया के लीडर्स ये फैसला करते हैं, तब गांधी जी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और वो अनशन पर बैठ जाते हैं और सभी से ये कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए जाते, तब तक वो कुछ भी नहीं खाएंगे। एंड इसीलिए ये देखकर इंडिया के लीडर्स को गांधी जी के सामने झुकना पड़ता है और उन्हें पाकिस्तान को पैसे देने पड़ते हैं। जब इस बारे में वीर सावरकर और उनकी हिंदू महासभा के दूसरे लोगों को पता लगता है, तब उन सबको काफी गुस्सा आता है। लेकिन यहीं पर ही वीर सावरकर की हिंदू महासभा के अंदर एक ऐसा शख्स भी होता है जिसका नाम होता है नाथूराम गोडसे। एंड नाथूराम गोडसे ये डिसाइड करता है कि अभी भारत देश के अंदर जो भी हो रहा है वो सब बंटवारे की वजह से हो रहा है, और इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सीधा जाकर मोहम्मद अली जिन्ना को मार देंगे। लेकिन जब तक वो अपने साथियों के साथ मोहम्मद अली जिन्ना को मारने जाते हैं, उससे पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले जाते हैं, जिस वजह से वो लोग जिन्ना को मार नहीं पाते। और अब क्योंकि नाथूराम गोडसे जिन्ना को नहीं मार पाते, इसीलिए वो ये फैसला करते हैं कि वो गांधी जी को ही मार देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से गांधी जी एक बहुत बड़े अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन करके बहुत सारे बेगुनाह भारतीयों को मरने दिया और उसके बाद भी पाकिस्तान का साथ दिया। और फिर इसके लिए वो गांधी जी के पास आते हैं और एक सभा के अंदर उन पे गोली चला के उनकी हत्या कर देते हैं। बट ये देखकर जो भी गांधी जी के सपोर्टर्स होते हैं, वो सभी नाथूराम गोडसे के परिवार, रिश्तेदार और बाकी सभी लोगों को मार देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो गांधी जी के सपोर्टर्स होते हैं, वो नाथूराम गोडसे के ब्राह्मण होने की वजह से बहुत सारे ब्राह्मण्स को भी जिंदा जलाकर मार देते हैं। एंड इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि गांधी जी के कई सारे सपोर्टर्स वीर सावरकर के छोटे भाई को भी जलाकर मार देते हैं। साथ ही साथ वीर सावरकर के बड़े भाई की भी नॉर्मली तरीके से मृत्यु हो जाती है, और इसीलिए वीर सावरकर अब अकेले पड़ जाते हैं और उनका साथ देने के लिए सिर्फ उनकी वाइफ होती है। बट हालांकि ये सब होने के बाद कांग्रेस रुकती नहीं है, और क्योंकि नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के सदस्य होते हैं, इसीलिए कांग्रेस ये सारा आरोप हिंदू महासभा पर लगा देती है। और हिंदू महासभा और वीर सावरकर के बारे में ये कहती है कि वीर सावरकर ने मिलकर ही गांधी जी को मरवाया है। अब एक्चुअल में वीर सावरकर का गांधी जी के मरने में कोई हाथ नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि वीर सावरकर की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा होती है और वो आने वाले टाइम में कभी चुनाव में कांग्रेस को हरा सकते थे, इसीलिए कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ऐसा करते हैं कि वो ये सारा का सारा आरोप वीर सावरकर के ऊपर डालकर उन्हें आजीवन जेल में डाल देते हैं, और वो भी बुढ़ापे में। और इसके साथ ही वो उनकी हिंदू महासभा को भी डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब कि